हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। यहाँ आज आपकी जो है बुक 1 चल रही थी और इसी क्रम में हमारा अंतिम चैप्टर का अंतिम वीडियो है। यानी कि यहाँ पर आज हम प्राकृतिक संकट और आपदाओं का यहाँ पे पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, बात कर लेते हैं आज पार्ट 2 की। देखिए, कल आपने यानी प्रीवियस वीडियो में आपने यहाँ पर कवर कर लिया था भारत में आपदाओं में। भारत में आपने 2 आपदाएं देख ली थी, एक तो भूकंप देख लिया था और दूसरा यहाँ पे आपने सुनामी देख लिया था। अब देखिए, आज जो आपदा है आपकी तीसरी, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी जिसे हम साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा अक्सर करके जो आपके भारत का पूर्वी छोर है, यानी कि आपका पूर्वी तटीय छोर है, वहाँ पर अक्सर चक्रवात आकर टकराते रहते हैं। और हाल ही में भी आपने देखा था अम्फन चक्रवात जो आके टकराया, उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो पूर्वी छोर पर जो चक्रवात वगैरह आती हैं, तो पूर्वी जो हमारा छोर है वो सुभेद्य है, यानी आपदाओं के लिए सुभेद्य है। यहाँ पर आपदाएं लगातार आती रहती हैं। तो हमें जानना होगा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे ये प्रभाव डालते हैं, वो देखेंगे यहाँ पर। देखिए, इनके बारे में कहा गया है कि भाई ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, ये कम दबाव वाले और उग्र मौसम तंत्र हैं, यानी ये कम दबाव वाले होते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो होती है वो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। ये बात आप जान लीजिए, यानी उत्पत्ति कहाँ से कहाँ होती है, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। अब देखिए, इनकी ऊंचाई के बारे में जिक्र किया गया है। इनकी जो ऊंचाई जो यानी फैलाव, एक तो फैलाव इनका ये वाला फैलाव और ऊंचाई लगभग ये वाली ऊंचाई। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनकी अगर आमतौर पर देखें, इनका क्षेत्र जो होता है 500 से 1000 किलोमीटर तक होता है और ऊंचाई जो होती है वो लगभग 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट करिए, इसका क्षेत्र जो है 500 से 1000 किलोमीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से लेकर 14 किलोमीटर हो सकती है। अब देखिए, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, चक्रवात के बनने के लिए कुछ दिशाएं चाहिए होती हैं, कुछ हमें कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहली बात ये होती है कि भाई जो समुद्र है, हमारा जो समुद्र है, उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए। 27 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही पहुंचा तापमान, उसके बाद वहां से बाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी बाष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो उष्णकटिबंध की बात हो रही है, उष्णकटिबंध का मतलब ये है कि हमारे यहाँ उस समय गंगा के मैदान के आसपास ITCZ भी तैनात होता है। यानी ITCZ का मतलब आप जानते होंगे, अंत्य अभिसरण क्षेत्र भी तैनात होता है, यानी कि लो प्रेशर जोन, जिसे LPZ या ITCZ के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसे भरने के लिए सभी दिशाओं से हवाएं चल पड़ती हैं, यानी इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है। अब चूंकि उधर तब तक क्या होता है कि भाई यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस करीब पहुंच गया है। अब समुद्र से बाष्पन भी होने लगा, ऊपर से हवाएं भी आ रही हैं, हवाएं भी चल रही इसे भरने के लिए। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि पृथ्वी एक कोरियोलॉसिस बल बनाती है। कोरियोलॉसिस बल जो होता है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए लगता है, कोरियोलॉसिस बल। तो कोरियोलॉसिस बल हुआ, तो कोरियोलॉसिस बल की वजह से क्या होता है, जो हवाएं होती हैं उनकी दिशाओं की जो दिशा परिवर्तित हो जाती है। और ऊपर से यहाँ बाष्पन भी हो रहा है समुद्र में से। तो क्या होता है, बाष्पन के सहारे ये हवाएं जो होती हैं यहाँ पे एक साइक्लोन का निर्माण करने लगती हैं, ऐसे करके चलती जाती हैं, ऊपर उठती चली जाती हैं, यानी कि ऐसे करके वामावर्त दिशा में ऐसे करके ऊपर उठती जाती हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये साइक्लोन बन जाती है। ठीक है। अब देखिए, ये साइक्लोन एक विशाल अति विशाल रूप कैसे ले लेता है। अब चूंकि आपने पढ़ा होगा, यानी कि पानी का जब पानी का भाप जो है वापस पानी में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन प्रक्रिया करते हैं। यानी बाष्पन हुआ, बाष्पन से जलवाष्प बनी, जलवाष्प ऊपर उठी, ऊपर उठकर वो जब ठंडी हो गई तो वो यानी पानी बूंदों के रूप में बनी, जो संघनन कहलाती है, आप जानते हैं। अब इसी में एक पॉइंट आता है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम कोई गर्म दूध या चाय वगैरह जब हम केतली में से उसे कप वगैरह में करते हैं, तो उसमें से ऊष्मा जो निकलती है वो हमारा कभी कभी हाथ जला लेती है। देखा होगा आपने कि जितना ज़्यादा वो गर्म पेय पदार्थ हमें गर्म नहीं लगता, उससे ज़्यादा वो ऊष्मा हमें बहुत गर्म लगती है। तो वो पदार्थ में से जो ऊष्मा निकल रही होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जब भी किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित की जाती है तो वो कुछ ऊष्मा अपने में संग्रहित करता है, कुछ ऊष्मा अपने में से बाहर निकाल देता है। तो उस चीज़ को गुप्त ऊष्मा का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर भी वही होता है। यहाँ पर चूंकि गर्म और ठंडी हवाएं भी आकर मिलती हैं इस क्षेत्र में, ऊपर से यहाँ पर आपने देखा ये हवा जो ITCZ को भरने के लिए आ रही थी, इसके साथ मिल गई। यानी एक तरफ से ये कहीं ना कहीं ये इधर कैसी, यानी जो भी हवा थी वो आके इसमें मिल गई। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठ गई और ऊपर से यहाँ पे जब संघनन की प्रक्रिया हुई तो इसमें से कुछ गुप्त ऊष्मा निकली। तो गुप्त ऊष्मा निकलने की वजह से इसका स्वरूप जो होता है विकराल हो जाता है, यानी चक्रवात अपने आप में काफी विकराल रूप ले लेता है। तो ये चक्रवात की कुछ प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पर अब इसके बारे में पॉइंट बता दे रहे हैं, आपको लिख ले रहे हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट आप लिख लेना आप इसे, कि इसी में सेकंड सब पॉइंट, इसे जो ऊर्जा है वो उसकी प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। और गुप्त ऊष्मा के बारे में मैंने आपको भी बता दिया। गुप्त ऊष्मा होती क्या है, यानी जब भी कोई पदार्थ अवस्था परिवर्तित करता है तो वो या तो कुछ
ऊष्मा निर्मुक्त करता है या फिर कुछ ऊष्मा ग्रहण करता है। तो निर्मुक्त या ग्रहण की गई ऊष्मा ही यहाँ पर गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप साइंस की किताब में जाइए और आराम को पूरा आपको एग्जाम्पल दिए होंगे 6, 7, 10 में ये सब बता दिया है गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। और जबकि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको चाय की केतली का दे दिया है कि चाय में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको ऊष्मा मिलती है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई चक्रवात की उत्पत्ति होने के लिए कुछ प्रारंभिक परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। उन परिस्थितियों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कुछ प्रारंभिक परिस्थितियों की दशाओं की बात बताई गई है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना इसमें कि इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पर ये होनी चाहिए कि भाई लगातार, देखिए पहला सब पॉइंट इसी में ये है कि लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता हो। यानी कि सबसे बड़ी बात तो हमें ये होनी चाहिए कि जहां पर भी चक्रवात बन रहा है वहां पर हमारे लिए उष्ण वायु हो, गर्म वायु हो। उष्ण का मतलब ये है कि जिसमें नमी ना हो और एक तरफ से आर्द्र वायु आए। तो उष्ण और आर्द्र वायु जब आएगी, आर्द्र का मतलब होगा उसमें नमी होगी, जब ये आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ वाष्पन होगा। वाष्पन की प्रक्रिया फिर से संघनन का निर्माण करेगी। वाष्पन होगा, वाष्पन से कुछ बूंदे ऊपर उठेंगी, वो ठंडी होकर फिर नीचे आएंगी, तो संघनन की प्रक्रिया वहां पर हो जाएगी। एक तरह से संघनन में वहां पर गुप्त ऊष्मा निकलेगी। तो ऐसे करके जब गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होगी तो वहां पर क्या होगा, चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। तो पहली स्थिति तो यहाँ पर ये बताइए साइंटिफिक रीजन इसका। ठीक है, तो ये लिख लेना। दूसरी बात है तीव्र कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आपको पता होगा पृथ्वी किस पर अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो यहां पर इसके लिए से क्या है, तीव्र कोरियोलिसिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे। जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और जैसे ही हवाएं यहां से चल रही होती हैं उनकी हवाओं की दिशा कोरियोलिसिस बल के साथ परिवर्तित हो जाती है। यानी ITCZ को भरने के लिए हवाएं आई लेकिन परिवर्तित हो गई कोरियोलिसिस बल की दिशा की वजह से। ठीक है, यानी कोरियोलिसिस बल की वजह से परिवर्तित हो गई और ऐसे करके वहां पर ऊपर से यहाँ पे समुद्र का वाष्पन भी हो रहा है, वाष्पीकरण भी हो रहा है। तो वहां पर टकराने की वजह से क्या हो गया, चक्रवात का निर्माण ऐसे करके होता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेकंड सब पॉइंट लिख लेना। थर्ड सब पॉइंट ये है कि भाई क्षोभ मंडल है, यहाँ पे अस्थिरता हो जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। क्षोभ मंडल में स्थिरता होने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई गर्मियों के मौसम में आप जानते हैं सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है और उत्तरायण दक्षिणायन होने के साथ साथ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर लो प्रेशर जोन भी होना आवश्यक है, क्योंकि लो प्रेशर जोन होगा तभी तो हवाएं आएंगी और जब हवाएं आएंगी समुद्र के वाष्पीकरण से टकराएंगी और वहां पर एक चक्रवात का निर्माण कर देंगी। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है, चौथी स्थिति यहाँ पे बताई गई है, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति। वायुफान का मतलब होता है यानी कि यहाँ पर एक तरह से मान सकते हैं कील या फिर एक रुकावट के तौर पर इसे ले सकते हैं फान को। ठीक है, यानी इस तरह का एक लंबवत कोई वायुफान नहीं होता है, रुकावट करने वाला कोई चीज नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर नम और गुप्त ऊष्मा जो है, जो कि नम और गुप्त ऊष्मा के भाव को अवरुद्ध कर सके। अब चूंकि ऐसी लंबवत कोई चीज नहीं है वायु को प्रभाव को रोकने वाली, तो क्या होता है यहाँ पे गुप्त यानी सॉरी उष्ण और आर्द्र ऊष्माएं आपस में मिलती हैं और यहाँ पर क्या होता है, गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ऐसे करके चक्रवात बन जाता है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वायुफान हो, ऊर्ध्वाधर कोई वायु की ऐसी पेटी हो जो कि इन्हें मिलने से रोक दे, तो चक्रवात नहीं बनेगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है इसमें। तो ये सेकंड का चौथा सब पॉइंट आप नोट कर लेना। तो ऐसे करके आपने देख लिया कि चक्रवात की उत्पत्ति हो गई। अब देखिए चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में कुछ बेसिक चीजें और मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे चक्रवात का जो निर्माण होता है, चक्रवात का निर्माण जो होता है, चक्रवात के निर्माण के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। देखिए आपने घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, यानी कि आपने देखा होगा इस तरह से तो आती है घड़ी की सुई, ऐसे करके अपना समय पूरा करती है, यही तो होती है चक्रवात। ये घड़ी की सुई की दिशा है। जबकि चक्रवात की जो दिशा होती है, चक्रवात थोड़ी दिशा यहाँ पे ऐसे करके चलता आ रहा है, चक्रवात की दिशा ऐसे चलती है, यानी कि यूं यूं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में वामावर्त चलती है, वामावर्त चक्रवात की दिशा होती है। अब देखिए चक्रवात की दिशा के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं इसके बारे में। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो वायु का संचरण होता है वो उत्तरी गोलार्ध में जो घड़ी की सुइयां हैं इनके चलने की विपरीत दिशा में होता है, यानी कि वामावर्त दिशा में होता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो घड़ी की चलने की सुई की दिशा में होता है यानी दक्षिणावर्त होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, वामावर्त होता है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवा का इनका साइकिल होता है वामावर्त होता है, इस तरह का होता है साइकिल। ठीक है, चक्रवात बनने का उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है, यहाँ पर सुई की दिशा की उसमें। ठीक है, यही दक्षिणावर्त होता है। तो ये स्थिति यहाँ बताई गई है। देखिए चक्रवात के बारे में कुछ बेसिक बातें ये हैं। पहली बात तो यहाँ पर 27 डिग्री तो तापमान होना चाहिए सतह का, समुद्र की सतह का। दूसरी बात ये होती है भाई एक चक्रवात का केंद्र होता है, चक्रवात का मध्य भाग होता है, जिसे यहाँ पर आई के नाम से जानते हैं, यानी चक्रवात की आंख के नाम से जानते हैं। और इसके बाहर जो होती है वो आंख की दीवार होती है, यानी ये वाला हिस्सा जो होता है आंख की दीवार कहलाता है। ठीक है,
इसके आगे जो होती है ये बरसड़ सर्पिल पट्टी बोली जाती है, बरसड़ सर्पिल पट्टी करके बोली जाती है। देखिए चक्रवात का जो केंद्र है या मध्य भाग है ये आंख बोला जाता है, और इसमें वायु का आरोहण नहीं होता है, यानी वायु यहाँ पर नहीं घूम रही होती है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि कहीं पर वायु का एक चक्र बन गया, इस तरह से वायु का एक चक्र बन गया, तो बीच का हिस्सा तो अपने आप खाली हो जाएगा, बीच का हिस्सा तो अपने आप खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा होता है आंख वाला, यानी यहाँ पे वायु नहीं चल रही होती है, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी ये चक्रवात का जो केंद्र होता है हमेशा शांत क्षेत्र होता है, चक्रवात के केंद्र में कोई उथल पुथल नहीं मच रही होती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये बताइए चक्रवात का केंद्र कैसा होता है। चक्रवात का केंद्र अपने आप में शांत होता है, ठीक है, और इसके पास जो है इसके ऊपर मेघ नहीं होते हैं, यानी कि बादल नहीं होते हैं। और इस यानी यहाँ पर बताया गया इस भाग में पवन का वेग भी बहुत ही लो होता है, बहुत ही निम्न होता है। तो ऐसे करके ये बात यहाँ पे बताई गई, यानी मध्य का जो भाग होता है चक्रवात का वो जहाँ पर आई बोला जाता है, यानी चक्रवात की आंख बोला जाता है। चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर हेडिंग सब हेडिंग इसी में है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। इसकी संरचना कैसी है, इसी में सब हेडिंग है आपकी, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है वायुदाब प्रवणता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि वायुदाब जो क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है इसका जो केंद्र है, यानी कि इसी में इसका पहले का सेकंड सब पॉइंट, इसका जो केंद्र है वो गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। यानी कि इसका केंद्र जो होता है उसमें क्या है, गर्म वायु स्थित होती है, यानी आंख में गर्म वायु स्थिति है, और लो प्रेशर जोन है। इसके अलावा मेघ रहित का मतलब ये है कि बादल नहीं होते हैं, यानी चक्रवात की आंख वाले पोर्शन में क्या होता है, बादल नहीं होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। ये यहाँ पर आप इसमें लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः समदाब रेखाएं, समदाब रेखाओं का मतलब ये जो रेखाएं क्रिएट हो रही हैं समदाब रेखाओं का नाम दिया जाता है। तो कहा गया है यहाँ पर कि सामान्यतः क्या होता है, इसमें जो समदाब रेखाएं होती हैं नज़दीक होती हैं, ठीक है, यानी इसकी जो रेखाएं इस तरह से बन जाती हैं, आपने देखा होगा इस तरह से क्रिएट होता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, समदाब रेखाएं इन्हें बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना कि समदाब रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, ठीक है, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है, जो क्या है, उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पर वायुदाब प्रवणता कितनी होती है, चक्रवात जो चल रहा होता है उसमें लगभग बताया गया 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार कितना हो सकता है, यानी केंद्र से पवन पट्टी जो है इसके इर्द गिर्द पवन की पट्टी उसका विस्तार कितना हो सकता है। तो ये यहाँ पर लिख लेना थर्ड पॉइंट करके, केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार जो है लगभग 10 से 150 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी चक्रवात की जो चौड़ाई है, विस्तार क्षेत्र है वो 10 से लेकर 150 किलोमीटर तक ये हो सकता है, ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण, ये अगली सब हेडिंग चक्रवात में ही है कि भारत में चक्रवात कब कब आते हैं, उनका क्षेत्र कौन कौन सा है और उनका वितरण किस प्रकार से है, तो वो हम देखेंगे। देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत में आने वाले चक्रवात जो हैं वो अरब सागर, क्योंकि भारत की जो प्रायद्वीपी वाला भाग है, यहाँ पे प्रायद्वीप भारत वाला भाग है, ये बात करें तो एक तरफ तो यहाँ पे अरब सी, ठीक है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल पड़ता है, आपको ये तो पता ही होगा, ये बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन है, बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन है और अरब सागर, तो यहीं से क्रिएट होकर आते हैं, अधिकतर चक्रवात यहीं पर बनते हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट इसमें लिख लेना है इसमें कि भारत में आने वाले चक्रवात जो हैं, आने वाले चक्रवात, ठीक है, कहाँ कहाँ, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, पहला पॉइंट ये लिख लेना। अब देखिए अगर हम मानसूनी मौसम की बात करें, यानी कि हमारे यहाँ मानसूनी मौसम आपको पता होगा कब से कब रहता है, यानी जून से स्टार्ट होकर लगभग अगस्त के लास्ट तक रहती है ऋतु। तो यहाँ पर बताया गया है मानसूनी मौसम में चक्रवात जो होते हैं कितने कितने अक्षांशों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के बीच चक्रवात जो होते हैं 10 से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पैदा होते हैं, ये आप लिख लेना पहले का सब पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कब बनते हैं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तब बनते हैं जब यहाँ सूर्य जो होता है दक्षिणायन हल्का हल्का होने लगता है यहाँ से, और तब तक क्या होता है बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे करके गर्म हो जाती है और ऐसे करके वहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुँच जाता है। तो अभी आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो होते हैं लगभग जब उत्तर भारत में वर्षा बंद हो जाती है उस समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना इसमें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर ही चक्रवात कब से कब के बीच में पैदा होते हैं,
यहाँ पर लिख लेना, इसी में सब पॉइंट पहलेगा। यहाँ के पहला सब पॉइंट, यहाँ ये चक्रवात जो होते हैं 16 से 21 डिग्री उत्तरी और 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं। और वहीं जुलाई में भी इसमें चक्रवात बनते हैं, बंगाली खाड़ी में जुलाई में भी चक्रवात बनते हैं। जुलाई में ये चक्रवात जो होते हैं सुंदरबन डेल्टा के करीब बनते हैं, 18 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। तो ये दोनों सब पॉइंट इसमें लिख लेना। इन हमारे यहाँ अधिकतर चक्रवात जो होते हैं बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, अरब सागर में यदा कदा कभी कभार, लेकिन ज़्यादा मोस्टली चक्रवात जो है बंगाली खाड़ी में बनते हैं, क्योंकि बंगाली खाड़ी एक सक्रिय खाड़ी होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि अरब सागर वाला क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, इसलिए वो गर्म नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें आपने देख ली होंगी। अब अगली हेडिंग यहाँ पर इसी में सब हेडिंग पड़ेगी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम क्या होते हैं। परिणाम अब हम देखेंगे भाई इसका क्या क्या असर होगा, किस तरह से ये हमारी जनता को नुकसान पहुंचाएगा, वो हम देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इनकी ऊष्मा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। तो गुप्त ऊष्मा कब तब तक मिलेगी, गुप्त ऊष्मा तब तक मिलेगी जब तक संघनन की प्रक्रिया होती रहेगी, और जैसे संघनन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, संघनन कहाँ होगा, समुद्र के ऊपर हो रहा है संघनन, जलवाष्प ऊपर उठ रही है, यानी कि कन्वर्ट जलवाष्प ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है, ठंडी होने में जो ऊष्मा निकल रही है गुप्त ऊष्मा हो रही है वो। अब जैसे जलवाष्प ऊपर उठना बंद हो जाएगी, यानी जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, जलवाष्प नहीं मिल पाएगी इसे, यानी गुप्त ऊष्मा नहीं मिल पाएगी, गुप्त ऊष्मा नहीं मिल पाएगी तो इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो वही बात कही गई है। तो यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट लिख लेना कि भाई इनकी ऊर्जा का स्रोत जो है उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है, अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल जो है कमजोर हो जाता है। यहाँ पे चक्रवात जो है समुद्र से दूरी बढ़ने पर कमजोर हो जाता है। अब देखिए तटीय क्षेत्र जो होते हैं, समुद्र से जुड़े हुए इलाके जो होते हैं, समुद्र से जुड़े हुए जो इलाके हैं, इनमें गति यहाँ पर अधिकतम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लेना इसमें, सेकेंड पॉइंट कि तटीय क्षेत्रों में, सेकेंड पॉइंट तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, समुद्र का जल है, इसलिए वहाँ पर गति इनकी अच्छी खासी होती है। और जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं ये जो है इनकी गति कम होती चली जाती है। तो तटीय क्षेत्रों में कितना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में सब पॉइंट है, इसमें बताया गया है। इससे तूफानी क्षेत्र में क्या होता है, समुद्र तल भी साधारण रूप से ऊपर उठा होता है, और ऐसे करके यहाँ पर तूफान महोर्मी यानी स्टॉर्म सर्ज का निर्माण होता है। यानी जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके में क्या होता है, चक्रवात की वजह से यहाँ के समुद्र का तल ऊपर उठ जाता है। और ये जो समुद्र का तल ऊपर उठने से ये होता है कि भाई यहाँ पर एक स्थिति क्रिएट होती है जिसे समुद्री महोर्मी या तूफान महोर्मी बोला जाता है। इसमें ये होता है भाई समुद्र का जल जो होता है वो भी चक्रवात के साथ साथ स्थानीय इलाकों में आके गिर पड़ता है। यहाँ पे अब इसके बारे में लिखवा दूंगा अभी मैं, समुद्र महोर्मी होती क्या है इसके बारे में बता दूंगा अभी आपको, तो नोट करके लिख लेना। इसमें ये होता है कि समुद्र तल में जो महोर्मी है सड़ जा रहा है, उससे क्या है, वायु, समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है, ये अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है ये। ठीक है, इससे ये होता है, इससे समुद्री जल जो होता है वो तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। स्टॉर्म सर्ज जिसे बोला जाता है कि भाई एक तो ये होता है कि आपने देखा होगा कि भाई संघनन की प्रक्रिया द्वारा जल इसमें पहुंच गया। दूसरी स्थिति ये आ गई कि भाई यहाँ से डायरेक्ट समुद्र का जल उठा लेता है ये, जब क्योंकि समुद्र का लेवल ऊपर पहुंच जाता है धीरे धीरे, तो लेवल ऊपर पहुंचने से ये होता है कि चक्रवात जो होता है अपने साथ समुद्र का जल ले लेता है। तो ऐसे करके आपने देख लिया होगा समुद्री जल जो होता है तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। ठीक है, और वायु की गति भी तेज हो जाती है और भारी वर्षा यहाँ पर होती है। ऐसे करके आपने भाई यहाँ पर तो चक्रवात का निर्माण देख लिया आपने, ये भारत में आपदा देख ली चक्रवात। अब अगली जो आपदा है आपकी चौथी नंबर की आपदा है, ये है बाढ़। अक्सर बाढ़ के बारे में आपने सुना होगा, यानी बाढ़ कब कब आती है, क्यों क्यों आती है, आपने देखा भी होगा। और अक्सर भारत का लगभग अधिकतर इलाका आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर नदियाँ बहती हैं वो सभी इलाका जो है बाढ़ से डूबा ही रहता है लगभग, यानी हर साल वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। तो बाढ़ आने का रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बताया गया कि बाढ़ तब आती है जब नदी जो वाहिकाएं हैं इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। यानी कि नदी की जो वाहिकाएं हैं, नदी की जो नालियां हैं, उनमें उनकी क्षमता है नहीं, उससे ज़्यादा उनमें जल बह रहा है, और जब जल बहेगा उससे ज़्यादा तो क्या करेगी, ओवरफ्लो होने लगेगा। ओवरफ्लो होने से क्या होगा, निचले स्तर हिस्से जो होते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो नदी की वाहिकाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, अवसाद की वजह से अवरुद्ध हो जाती हैं, अवरुद्ध होने की वजह से भी बाढ़ क्रिएट होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिख लेना यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे बाढ़ आने के अन्य कारण भी बताए गए हैं। बाढ़ आने के अन्य कारण लिख लेना, बाढ़ आने के अन्य कारण जैसे तटीय, यानी लिख लेना यहाँ पर अन्य कारण तूफानी महोर्मी। तूफान महोर्मी अभी आपने जो लिखा उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। यहाँ पे लिख लेना इसी में लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, यानी कि जो हिम है यानी हिमालय वगैरह वो हिम है वो अगर पिघलने लगती है बहुत तेजी से तो उसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और ऐसे करके बाढ़ आती है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगली स्थिति बताई गई है भाई कि जमीन की अंतः स्पंदन दर में कमी, यानी कि जमीन को पानी को सोखती है, इन्फिल्ट्रेट करती है। आपने देखा होगा कि भाई वर्षा होती है, वर्षा होने से क्या होता है कि जो वर्षा का जल होता है जमीन के उच्च संस्तर से, यानी ऊपर संस्तर से लेकर निचले संस्तरों में उतर जाता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके नीचे उतर जाता है। आपने देखा वो प्रोसेस। और कहीं कहीं क्या होता है, मिट्टी इस प्रकार की होती है कि पानी सोख नहीं पाती है। तो जब पानी सोख नहीं पाएगी मिट्टी तो क्या होगा, पानी का भराव हो जाएगा और ऐसे करके बाढ़ क्रिएट होगी। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है यहाँ पर। तो इसी में लिखा है ना, अंत्य स्पंदन दर की में कमी, और इसके अलावा अपर्दन जो होता है इसके कारण नदी में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना, इसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आती है। यानी अपर्दन की वजह से क्या होता है कि नदियां अवसाद ग्रसित हो जाती हैं, इनमें जलोढ़ की मिट्टी भर जाती है, और जलोढ़ मिट्टी भरने से क्या होता है, इनका जो पथ होता है, पथ अवरुद्ध हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, नदियां ओवरफ्लो करने लगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, ये इमेज है चक्रवात आपदा क्षेत्र का इमेज दिखाया गया है यहाँ पर। वायु चक्रवात आपदा क्षेत्र है, यानी क्षति कहाँ कहाँ दिखाई गई है। देखिए डार्क वाला रीजन है, ये अधिक क्षेत्र जो यहाँ पे बताया गया, अधिक क्षति वाली रीजन है, ये वाला हिस्सा बताया गया है, ये हिस्सा बांग्लादेश वाला रीजन बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा अधिक क्षति वाले रीजन ये बताए गए हैं, पूर्वी घाट आप वाला रीजन ये बताया गया है आपका। ठीक है, तो ऐसे करके आपने देख लिया ये रीजन है, और इधर ये रीजन है, ये देख पा रहे हैं गुजरात का कच्छ वाला इलाका है रीजन। तो ऐसे करके हमारे चक्रवात वाला ये आपने चित्र मैप देख लिया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं, यानी हम अपनी बात कर रहे थे किसकी, हम अपनी बाढ़ की बात कर रहे थे। अगर बाढ़ की स्थिति अगर हम देखें तो वैसे तो बाढ़ जो है पूरे विश्व भर में विस्तृत क्षेत्र में आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रवण इलाके जो हैं वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना, बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है, परंतु यहाँ पर लिख लेना इसी में कि परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी जो बारंबारता यानी बार बार आने की प्रक्रिया और इससे होने वाला नुकसान अधिक है। ये लिख लेना सेकंड पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अलावा मानवीय क्रियाकलाप भी जो हैं वो बाढ़ के लिए बाढ़ों को सुभिद्ध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए मानवीय क्रियाकलापों में क्या आता है यहाँ पे, अंधाधुंध वन कटाव के होने से क्या होता है, जो मिट्टी की पकड़ होती है कमजोर हो जाती है। मिट्टी की पकड़ कमजोर होने से क्या होता है, जैसी बारिश वगैरह हुई मिट्टी कट जाती है, मिट्टी कटने से क्या होता है, नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और ऐसे करके बाढ़ आती है। इसके अलावा यहाँ पर अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, आप जानते हैं अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का क्या मतलब है, यहाँ पे वही मतलब निकल के आया। यानी कुछ फसलें हम ऐसी लगा रहे हैं जिनसे मिट्टी को नुकसान हो रहा है, कुछ उससे क्या है मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जा रही है। तो ऐसे क्या अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ हैं। प्राकृतिक जो अपवाह तंत्र है इनका अवरुद्ध होना, यानी कि प्राकृतिक जो अपवाह तंत्र है, नदियाँ वगैरह, इनका अवरुद्ध हो जाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगली स्थिति यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कि बाढ़ग्रस्त मैदानों में मानव का बसाव। ठीक है, यानी बाढ़ग्रस्त मैदानों में मानव के बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता ये लगातार बढ़ जाती है। ये थर्ड पॉइंट आप लिख लेना। तो ऐसे करके आपका ये बाढ़ वाला पोर्शन यहाँ पर ये आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर बाढ़ में बताया गया है कि भाई बाढ़ कितने कितने क्षेत्र को हमारे यहाँ नुकसान पहुँचा रही है, ये बताया गया है। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। ये आप यहाँ पे चौथा पॉइंट नोट कर लेना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारत में बाढ़ कहाँ आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बताया गया है असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य यहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। ये चौथे का पहला सब पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए अगर उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो यहाँ पर तो उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, ठीक है, विशेषकर पंजाब और यूपी में ये बाढ़ लाती हैं। ये चौथे का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना, चौथे का थर्ड सब पॉइंट करके। कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और पंजाब डैश लाइन लिख लेना, ये आकस्मिक बाढ़ क्षेत्र हैं। ये आकस्मिक यानी कभी कभार नदियाँ वगैरह यहाँ पे ओवरफ्लो वगैरह हो गई तभी आती है बाढ़, यानी हमेशा नहीं आती है, जबकि यूपी वगैरह में, बंगाल वगैरह में हमेशा आती रहती है। तो ये आपने चौथे का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया होगा। इसके अलावा तमिलनाडु में बाढ़ की बात बताई गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई तमिलनाडु में वर्षा जो होती है लौटते हुए मानसून से होती है वर्षा, तो ऐसे करके वहाँ पर नवंबर से लेकर जनवरी के महीने में वहाँ पर वापस लौटते हुए मानसून से बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पर इसी में लिख लेना चौथे का चौथे सब पॉइंट कि कई बार क्या होता है तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटते हुए मानसून के द्वारा आती है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने बाढ़ के बारे में, बाढ़ के कारण पढ़ लिए क्या क्या कारण है। अब देखिए इनके परिणाम दिखना जरूरी है कि परिणाम क्या पड़ता है और नियंत्रण कैसे किया जाए। तो अगली हेडिंग यहाँ पर आपकी इसी में सब हेडिंग ये है कि भाई बाढ़ के परिणाम और नियंत्रण, कि भाई परिणाम क्या क्या आते हैं और नियंत्रण कैसे किया जाए।
जैसा कि आप सभी को पता है कि बाढ़ के आने से अक्सर कृषि भूमि और मानवीय बस्तियों को गहरा नुकसान होता है और आर्थिक व्यवस्था एकदम चरमरा जाती है, हर चीज़ की किल्लत हो जाती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना कि बार बार बाढ़ आने से क्या होता है, बार बार बाढ़ आने, ठीक है, और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की जो आर्थिक व्यवस्था है और समाज, इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाढ़ जो होती है ये आपके आधारभूत ढांचे, यानी कि यहाँ लिख लेना ऐसा पॉइंट, बाढ़ जो है वो आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल, पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, यानी आधारभूत ढांचे हैं और इन्हें ये नुकसान पहुंचाती है बाढ़। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त जो इलाके होते हैं, इनमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में काफ़ी बार कई तरह की बीमारियां, जैसे यहाँ पर हैजा है, जल से होने वाली आंत्रशोथ है, हेपेटाइटिस है और दूसरी जल जनित बीमारियां भी ये फैल जाती हैं बाढ़ के आने से। ये सेकंड पॉइंट में आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे अगर बाढ़ की बात की जाए तो आपने देखा होगा, हमने जब आपको पढ़ाया था पिछला वाला पार्ट, तो आपने देखा होगा कुछ आपदाएं जो होती हैं वो आपके मानव के दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। यानी कुछ आपदाओं को लोग बड़ा नकारात्मक वे में लेते हैं, कुछ को सकारात्मक वे में लेते हैं। तो बाढ़ के भी यहाँ पर दो लाभ हैं, यानी कुछ लोग सकारात्मक वे में भी लेते हैं, कुछ नकारात्मक वे में लेते हैं। इसका नकारात्मक वे तो ये है कि भाई बस्तियों को नुकसान हो रहा है, कृषि जो हमारी कृषि प्रणाली ध्वस्त हो जा रही है, काफ़ी दिनों तक हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले स्थिति तो ये है नकारात्मक वे में। सकारात्मक वे में ये है कि भाई जो बाढ़ होती है, बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और उपजाऊ मिट्टी को निक्षेप कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, और जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है, ये भी इसका परिणाम है। तो यहाँ पर दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें अगला पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पर थर्ड पॉइंट करके, कि बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। अब देखिए यहाँ पर एक द्वीप की बात की गई है, नदी द्वीप जिसे बोलते हैं, माजुली, जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, और ये भारत का ही नहीं बल्कि संसार का है, शायद संसार का, एशिया का, यानी सॉरी एशिया का या संसार का, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। अगर किसी व्यक्ति को पता हो तो बता देना, वरना मैं अगले वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि एशिया का है, संसार का भी मैं उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा किसका है ये। तो लेकिन हमें ये मानो भारत का तो नदी द्वीप है ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में एक मजौली या मांजुली, जिसे अक्सर करके माजुली के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे मजौली लिखा है, अक्सर आपने पढ़ा होगा माजुली द्वीप। ठीक है, तो मजौली माजुली एक ही बात है, ये कंफ्यूज मत होना ये। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली ब्रैकेट में असम जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष ये बाढ़ग्रस्त होता है, यानी हर साल इस पर बाढ़ आती है। लेकिन ये जो बाढ़ है यहाँ पर चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी इस द्वीप पर चावल की खेती भरपूर की जाती है। ठीक है, अब देखिए अगली स्थिति ये है कि भारत की सरकारें, राज्य सरकारें, सभी लोग मिलकर प्रयास भी करते हैं कि कैसे करके बाढ़ से निपटा जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रयास बताए गए हैं। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ पे अब नोट करेंगे, यहाँ पर आप चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि बाढ़ से निपटने के, यहाँ लिख लेना कि भाई बाढ़ से निपटने के महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ से निपटने के महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। ठीक है, पहला सब पॉइंट यहाँ पर यही है, इसी में चौथे का। पहली बात यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाए जाएं, यानी तटबांध बनाए जाएं। इसके अलावा नदियों पर बांध बनाए जाएं, वनीकरण किया जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर अगली स्थिति क्या है, वनीकरण किया जाए, यानी यहाँ लिख लेना वनीकरण। और आमतौर पर बाढ़ लेने वाली नदियां हैं, इनके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होते हैं उनको प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि निर्माण कार्य क्या होते हैं, जो पथ है, यानी नदियों का जो पथ है उसे संकरा कर देती हैं। संकरा कर देने की वजह से जो नदी का वेग है वो बढ़ जाता है और ऐसे करके बाढ़ आती है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी स्थिति ये है कि तटीय क्षेत्रों की बात करें, तटीय क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है उसको कैसे निवारण किया जाए उसका तो बताया गया है यहाँ पर। सेकंड सब पॉइंट, तटीय क्षेत्रों में वहाँ पर जो है, यहाँ पर इन तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र स्थापित किया जाए, जैसे कि चक्रवात आने वाला उससे पहले हम अलर्ट हो जाएं। तो ऐसे करके हम पहले अपने सब रिसोर्सेज अपने पास रख लें, तो ऐसे करके बाढ़ की जो क्षति है उसको कम कर सकते हैं। तो चौथे का सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अभी यहाँ पर बाढ़ वाला टॉपिक जो था वो कवर कर लिया। अब देखिए अगला जो टॉपिक है यहाँ पर, अगली जो आपदा भारत में है, सूखा, ड्राउट जिसे बोलते हैं, सूखा, ये आपकी 5वीं हेडिंग है, सूखा। इसके बारे में देखेंगे सूखा होता क्या है। अक्सर सूखे को आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई सूखे में क्या होता है कि भाई यहाँ पे बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो और वहाँ से जो है जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो सूख जाएं, तो वो सूखे वाली स्थिति कहलाती है। अमूमन हम सब यही बात जानते हैं कि लंबे समय तक कम वर्षा हो, अत्यधिक बाष्पीकरण हो, जलाशयों और भूमिगत जल इसका अत्यधिक प्रयोग हो, इसकी वजह से जो भूतल पर जल है इसमें कमी हो जाए, तो सूखे की स्थिति कहलाती है। लेकिन सूखे की यहाँ पे मानक परिभाषा भी लिखी गई है।
मानक परिभाषा हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मानक परिभाषा में सारे तत्व यहाँ पर समाग्रहित कर दिए गए हैं और ये आपको बहुत अच्छा भी रहेगा इससे लिखने से। तो यहाँ पे बताया गया सूखा क्या है। सूखा एक जटिल परिघटना है, इसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तत्व और अन्य तत्व आते हैं। जैसे वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, बाष्पीकरण हो गया, बाष्पोत्सर्जन हुआ, भौम जल हुआ, यानी कि जो जमीन के अंदर धरातल के अंदर जो जल है, जो आप हैंडपंप या मोटर वगैरह समरसिबल के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, उसको भौम जल बोलते हैं। इसके अलावा मृदा में नमी है, जल भंडारण और भरण की दर है, यानी पृथ्वी के अंदर धरती की धरातल में जो जल भंडारण हो रहा है और भरण हो रहा है, वो कृषि पद्धतियाँ कैसी हैं हमारी, ठीक है, यानी कौन सी ऐसी कोई फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इनके लिए जल का दोहन ज़्यादा किया जाता है, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी, ये सब शामिल हैं, किसके लिए, सूखे के लिए जिम्मेदार हैं। यानी ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सूखा तंत्र को लाने के लिए या सूखा तंत्र के लिए डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार होती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब अगली इसमें हेडिंग आएगी, सूखे के प्रकार कैसे हैं, भारत में सूखा कितने प्रकार से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब हेडिंग आप डाल लेना, सूखे के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है और पूछा भी गया है, खास करके पीसीएस एग्जाम पूछा गया है। अब देखिए सूखे का पहला प्रकार, यहाँ पर इसमें पहली सब हेडिंग आपकी ये है कि भाई सूखा पहला है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। मौसम विज्ञान की सूखा कैसे क्या होता है, इसमें जो है लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है, यानी इसका समय भी पता नहीं है और इसका जो स्थान वाइज वितरण हमने एक्सपेक्ट किया था वो भी वितरण हमें यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है, कितना वितरण होगा, कितनी वर्षा हो पाएगी, ठीक है। तो ये स्थिति इसे बोलते हैं मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। अब दूसरी स्थिति यहाँ पर आती है कृषि सूखा, ठीक है, खेती वाला सूखा। इसमें क्या होता है, देखिए कृषि सूखा को यहाँ पे आमतौर पर लिख लेना भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, ब्रैकेट में इसी में सब पॉइंट इसमें लिख लेना ऑब्लिक लगा के, भूमि आर्द्रता सूखा। तो ये क्या होता है कि मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें जब मुरझा जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कृषि सूखा क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें एक स्थिति बताई गई है कि जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए क्षेत्र में सिंचाई होती रहती है उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऐसा सूखा प्रभावित क्षेत्र है जिसमें 30% से ज़्यादा सिंचाई हो रही है, तो उसे सूखे क्षेत्र के तहत नहीं रखा जाता है। ये गवर्नमेंट का है मानक, ठीक है, इसे लिख लेना आप, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सूखे का प्रकार जो है आपका ये है जल विज्ञान संबंधी सूखा। थर्ड हेडिंग आपकी यही है कि जल विज्ञान की दृष्टि सूखा कब होता है। जल विज्ञान की दृष्टि सूखा तब होता है कि जब जल संग्रहण की दर हो, जलाशय हो, जलभूत वगैरह हो और झीलें, इनका स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए, यानी कि बरसात होने के बावजूद भी जो जलाभूत हैं, जल को यानी जल को इकट्ठा करने वाले इलाके हैं, ठीक है, यानी छोटे छोटे बोल सकते हैं तालाब टाइप, ठीक है, झीलें वगैरह जो होती हैं, इनमें यानी वर्षा हो जाए उसके बाद भी इनका जलस्तर नीचे पहुंच जाए, तो ये जल विज्ञान संबंधी सूखा बोला जाता है, ठीक है। तो लिख लेना इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला सूखा यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये चौथा सूखा जो है ये है पारिस्थितिक सूखा, यानी पारिस्थितिकी वाला सूखा कहलाता है। ये क्या होता है, देखिए ये सूखा तब आता है जब जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो उत्पादकता है, यानी जल की उत्पादकता में कमी हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव हो जाता है। तनाव का मतलब ये है कि भाई आपने देखा होगा कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो अधिकतर हमारे एटमोस्फेयर, हमारे जो यानी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं गर्मियों के मौसम में गर्मी पड़ी ही नहीं, मान लेते हैं गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें गर्मी पड़े ही नहीं, और गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, यानी ITC एक्ट को भरने के लिए हवाएं भी नहीं आएंगी, और ITC एक्ट को भरने के लिए हवाएं नहीं आएंगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ वर्षा की ऋतु भी नहीं आएगी, सोचने वाली बात है। तो ऐसे करके ये सूखा बोला जाएगा, ये पारिस्थितिकी सूखा बोला जाएगा, ठीक है। यानी ये पारिस्थितिकी तंत्र एकदम चेंज हो गया, जहाँ पर हम वर्षा की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं उस समय वर्षा ना हो और वर्षा टल जाए तो वो पारिस्थितिकी सूखे के तहत आएगा, ठीक है। यानी मैंने एग्जांपल आपके सामने दिया है कि मान लीजिए गर्मियाँ पड़ती नहीं है इस साल, ठीक है, बिल्कुल गर्मियाँ ना पड़े, मार्च से लेकर मई तक बिल्कुल गर्मियाँ ना पड़े, हल्की से बिल्कुल मध्यम मौसम रहे, ठंडा मौसम रहे, ठीक है। तो ऐसे में वर्षा भी नहीं होगी, मौसम तो ठंडा हो जाएगा लेकिन वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा होने का रीजन ही यही होता है कि हमारे यहाँ जब ITC एक्ट क्रिएट होता है तो उसे भरने के लिए जो आपके दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ से हवाएं चल पड़ती हैं और वो हवाएं जो आती हैं वो हमारे साथ अपने साथ नमी लेकर आती हैं, ऐसे करके हमारे भारत में वर्षा होती है। और मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र चेंज हो जाए कि हमारे यहाँ ठंडक बनी रहे तो ऐसे में हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी, ये पारिस्थितिकी सूखा वाली स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने सूखे के प्रकार देख लिए। अब यहाँ पर अगली हेडिंग यहाँ पर ये है कि भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कितना है, यानी भारत में कितने ऐसे इलाके हैं जो सूखाग्रस्त हैं, ये हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक है। तो अगली हेडिंग यही है, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की जो जलवायु है, भारत का जो पूरा कृषि तंत्र है कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भर है, ठीक है। हम लोग पूरा तरह से जो हमारी जो खेती है मानसून पर ही निर्भर है।
तो यहाँ पर अगर सूखे की बात करें तो यहाँ बताया गया है पहला पॉइंट कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% भाग हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। ठीक है, यानी एक स्थिति ये बताई गई भारत में हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना 19% भाग और जनसंख्या का अलावा 12%, यानी हमारे यहाँ जो 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है उसका अलावा 12% हिस्सा जो है वो सूखे की चपेट में रहता है। दूसरी स्थिति ये बताई है कि यहाँ पे बताइए देश के अलावा 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है। यानी आने वाले समय में ये बताया गया है कि देश का अगर मान लीजिए 30% क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित हो गया तो यहाँ पर लगभग 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरी स्थिति बताई गई है। ठीक है, दूसरी स्थिति हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। ठीक है, पहली स्थिति यहाँ पर एकदम एक्यूरेट आंकड़े वो हमने लिख लिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई मानते हैं कि जब एक समय में यहाँ पर जब देश में बाढ़ आ रही होती है, ठीक है, दूसरे भाग में सूखा भी होता है। तो ये होता क्यों? ये मानसून की परिवर्तनशीलता के परिणाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है तो उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। ये जो है इसे हम बोलते हैं मानसून की परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में निश्चितता का परिणाम ये चीज़ें प्रक्रिया होती है। यानी एक जगह सूखा है और एक जगह बाढ़ आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, हमने सूखेग्रस्त क्षेत्रों को भी डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांट लिया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए तीसरे का पहला सब पॉइंट ये है। पहला तो है आपका अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर वर्षा 90 मिलीमीटर से कम हो। ठीक है, उसे अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र माना गया है। तो इसमें कौन कौन सी जगह हैं? राजस्थान के ज़्यादातर भाग आ जाते हैं, विशेषकर अरावली के पश्चिम में मरुस्थली और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, ये अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ 90 mm से कम वर्षा होती है। इसके बाद दूसरा सूखा क्षेत्र आता है ये वाला, कि ये आता है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग आ गया, MP के ज़्यादातर भाग आ गए। ठीक है, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग आ गया, आंध्र का अंदरूनी भाग आ गया, कर्नाटक का पठार आ गया, तमिलनाडु का उत्तरी भाग आ गया, झारखंड का दक्षिणी भाग आ गया और उड़ीसा का आंतरिक भाग, ये अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आ गए। ये आप सेकंड हेडिंग में आप लिख लेना। ठीक है, अब तीसरा क्षेत्र आपका जो है यहाँ पर, ये है आपका अंतिम क्षेत्र, ये है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी मीडियम। अब मीडियम में यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान का उत्तरी भाग होता है मीडियम, क्योंकि राजस्थान के उत्तरी भाग में जो आपको पता होगा इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकाली गई है, इस वजह से वहाँ पर इतना सूखा नहीं महसूस होता है। तो राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, यूपी के दक्षिणी जिले हैं, गुजरात के बचे हुए जिले हैं, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र है, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक भाग, ये मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपने सूखे की स्थिति देख ली, कितना कितना सूखा है, अत्यधिक, अधिक, ठीक है, और मध्यम। अब सूखे के परिणाम क्या क्या होते हैं, अब हम ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सूखा हमारे यहाँ कैसे किस तरह से हमारे यहाँ ये इसका जो है परिणाम डालता है, किस तरह से हमें इसका जो यहाँ पर जो है दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे सूखे के परिणाम। अगली हेडिंग आपकी यही है, सूखे के परिणाम। आप सभी को पता है कि फसलें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं यानी कि जल पर निर्भर करती हैं। ठीक है, यानी कि जल ही जीवन है, आपने लाइन सुनी होगी, स्लोगन सुना होगा। तो फसलें वगैरह होती हैं वो जल पर निर्भर करती हैं। अब जब वायुमंडल में आता है नहीं, नमी में, मिट्टी में आता है नहीं, तो फसलें सूखने लगती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो अन्न की कमी हो जाती है, तो उसे अकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना कि फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को अकाल कहा जाता है। और दूसरी स्थिति जो होती है कि जब चारा यानी पशु जो चारा खाते हैं उसमें कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे तृण अकाल कहते हैं। देखिए ये जो है ये आपके छोटे से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि तृण अकाल यानी कि जब चारे की कमी हो जाए तो उसे किस प्रकार का अकाल कहते हैं, तृण अकाल कहते हैं। ये छोटे से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं था ये होता क्या, तृण अकाल क्या है। ठीक है, तो अब आपने जान लिया होगा NCERT में, यानी चारे की कमी को तृण अकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला सब पॉइंट इसी में बताया गया है भाई यहाँ पर, यानी कि पहले का सेकंड सब पॉइंट कि जल आपूर्ति की कमी जब हो जाए तो इसे जल अकाल कहती है, जल अकाल कहलाती है। और जब तीनों परिस्थितियाँ ये मिल जाएं यानी कि अन्न अकाल, तृण अकाल और जल अकाल, तो इसे क्या कहते हैं, हम त्रिकाल कहते हैं, जो कि सबसे विध्वंसक स्थिति मानी जाती है। ये आप लिख लेना। ठीक है, तो आपने अकाल की स्थितियाँ मिल गई, यानी आप अब अकाल को अगर कोई पूछे कैसे अकाल को डिफाइन करेंगे, सूखा से अकाल पड़ रहा है इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप डिफाइन बहुत अच्छे से कर देंगे कि ये अकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि भाई सूखे का असर कैसे कैसे पड़ता है। आप सभी को पता है कि भाई सामाजिक और जो प्राकृतिक पर्यावरण सूखे के दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, कुछ तात्कालिक प्रभाव भी होते हैं, कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी होते हैं, यानी कुछ शॉर्ट टर्म में प्रभाव भी पड़ते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में भी प्रभाव पड़ते हैं।
तो सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे के कुछ तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। जैसे तात्कालिक में क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, यानी तात्कालिक प्रभाव से निपटने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सुरक्षित पेयजल वितरण करवाते हैं, दवाइयाँ वितरण करवाते हैं, पशुओं के लिए चारा और जल की उपलब्धता करवाते हैं, ठीक है, और लोगों के लिए खाद्यान्न शामिल हैं। ये किसमें, तत्कालिक सहायता में है, ठीक है, यानी कि सूखे से निपटने के लिए तत्कालिक सहायता के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। और वहीं हमारी जो दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं, ठीक है, यानी सेकंड सब पॉइंट है, यहाँ पे बताया गया दीर्घकालिक योजनाओं में हमारे, ठीक है, क्या क्या आता है, भूमिगत जल के भंडार का पता लगाना, जल आधारित क्षेत्रों से अल्पजल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नदियों को जोड़ना, ठीक है, नदियों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, इसके अलावा जलाशय वगैरह का निर्माण करवाते हैं। ये हमारे दीर्घकालिक में आते हैं, दीर्घकालिक उपायों में आते हैं, यानी सूखे के प्रभाव भी तत्काल रूप से पड़ते हैं, दूरगामी रूप से पड़ते हैं। तो इनको निपटने के लिए हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई की हैं, कुछ तत्कालिक रूप से अप्लाई की हैं, कुछ हमने यानी कि लॉन्ग टर्म में अप्लाई की हैं। तो इस कंडीशंस यहाँ बताई गई थी। इसके अलावा आपने देखा होगा एक अगली विधि जो आजकल बड़े प्रचलित है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जगह जगह नए नए भवन निर्माण हो रहे हैं, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यहाँ पर जरूरी बना दिया गया है। अच्छा, आपने एनसीईआरटी में आपको एक बात मैंने पढ़ाई दी, आपको याद होना चाहिए। ये बताइए कि सर्वप्रथम कौन से राज्य ने ये कानून लाकर बाध्यकारी बना दिया कि आप जब घर का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे ही लगाएंगे। ये आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं और कमेंट में इसका जवाब मुझे मिल जाना चाहिए। मैं आप लोगों से यही आशा कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे। ये कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें, यानी कि एनसीईआरटी में बताया गया, आपके एनसीईआरटी किताब में ही, ये कौन सा ऐसा राज्य ऐसा है जिसने एक कानून लाकर ये बात कही कि जब भी आप जहाँ पे भवन निर्माण करेंगे तो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो वर्षा जल की किल्लत है, यानी कि जो किल्लत है जल की, वो किल्लत ना हो। तो यहाँ पर लिख लेना, वर्षा जल संलग्न सूखे का प्रभाव कम करने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखिए, आप प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं, ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। आपके लिए तो है ही है, और मुझे आपसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद भी आप आंसर नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, अगला सूखा तो नहीं है, अगली हमारे यहाँ स्थिति आती है भूस्खलन, ठीक है, लैंडस्लाइड, जिसे हम लैंडस्लाइड के रूप में जानते हैं। छठवीं आपदा जो हमारे यहाँ है लैंडस्लाइड, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर आपने देखा हो पहाड़ी इलाके भी हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, तमाम निर्माण गतिविधियाँ वगैरह होती हैं, ऐसे करके वहाँ पर चट्टानें खिसकती वगैरह हैं, तो चट्टान समूह नीचे आके गिर जाता है। तो यहाँ पर वही स्थिति बताई गई है। इसमें क्या है, जिसमें की जगह इसमें कर लेंगे ना, इसमें क्या है, इसमें चट्टान समूह जो है वो खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है, ढाल से ये नीचे गिरता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई भूस्खलन है, भूस्खलन के कारण भी यहाँ पे बताए गए हैं कि भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। यानी इनकी तुलना में भूकंप, ज्वालामुखी फटना, चक्रवात की तुलना में ये बहुत बड़ी घटना नहीं है। यानी भूस्खलन बहुत बड़ी घटना नहीं है कि भाई अचानक से भूस्खलन हो गया, बहुत बड़ी घटना हो, इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी इसका प्रभाव जो होता है संबंधित क्षेत्र या फिर एक छोटे से क्षेत्र पर ही प्रभाव होता है, बहुत लंबे क्षेत्र पर नहीं होता है प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पे बताया गया है भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि इसके बारे में आंकड़े, यानी इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल और बहुत महंगा हो जाता है। यानी कि हम हर चीज़ की संभावना और आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन भूस्खलन कब होगा, कहाँ होगा, कौन सी एरिया में होगा, नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ें आए दिन होती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर नोट कर ली होगी, पहले का सेकंड सब पॉइंट करके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके बताया गया है कि भूविज्ञान, सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि भाई इसको परिभाषित करना भी, इसके व्यवहार के शब्दों में बांधना भी बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि भूस्खलन की कोई नियत परिभाषा नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, किस तरह से रोकेंगे, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कि भूविज्ञान, भू आकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को हमने विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया है। अब कौन कौन से भूस्खलन क्षेत्र हैं वो हम देख ले रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से भूस्खलन क्षेत्र हैं वो हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर भूस्खलन क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला क्षेत्र वो है अत्यधिक सुविधा क्षेत्र, यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूस्खलन अक्सर होता रहता है। जैसे इसमें ज़्यादातर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है, कुछ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भूस्खलन होता है, वेस्टर्न घाट है, नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, आपके पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र हैं, और भूकंप प्रभावी क्षेत्र हैं, ठीक है, और भूकंप प्रभावी क्षेत्र हैं और अत्यधिक मानवीय क्रियाकलाप वाले क्षेत्र हैं। ये कैसे हैं, ये अत्यधिक सुविधा वाले क्षेत्र माने जाते हैं, ये इसमें लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, अत्यधिक के बाद आएगी अधिक सुविधा वाले क्षेत्र, जहाँ पर भूस्खलन होता रहता है। अधिक सुविधा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं,
ठीक है। देखिए अधिक सुविधा वाले क्षेत्रों की जो परिस्थितियाँ होती हैं अत्यधिक से मिलती जुलती होती हैं, लगभग समान सुविधा यानी समान ही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ पर लिख लेना कि इसे, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख लेना कि इसे अत्यधिक सुविधा क्षेत्रों से मिलती जुलती, यानी इसमें अत्यधिक सुविधा क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियाँ होती हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग जिसमें असम को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इस क्षेत्र में यानी अधिक सुविधा में शामिल है, ठीक है। अब देखिए मध्यम और कम सुविधा वाले क्षेत्र कौन से हैं, मध्यम और कम सुविधा वाले क्षेत्र कौन से हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पर जो पार हिमालय वाला रीजन है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, लद्दाख वाला रीजन है, मध्यम में आता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी है, अरावली श्रृंखला है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट के ठीक है, और दक्कन पठार का वृष्टि छाया क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदा कदा कभी कभी भूस्खलन होता है, ठीक है, कभी कभी भूस्खलन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो खान होती हैं, खानें, उनमें अधिकतर क्या होता है कि आपने देखा होगा जो खदानें होती हैं, खदानों में क्या होता है, हम गड्ढा करते जाते हैं, अयस्क निकालते जाते हैं, ऐसे करके खाने क्या होती हैं एकदम खोखली होती चली जाती हैं। खोखली होने से क्या होता है, ऊपर से यदि पानी वगैरह बरसा तो खाने बैठ जाती हैं, तो वो ही मध्यम में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें सेकंड सब पॉइंट लिख लेना खादानों में, ठीक है। यानी और कहाँ होता है, खादान वाले इलाके कौन कौन से हैं, झारखंड है, उड़ीसा, आप बता देंगे कि इनमें खादानें यहाँ पाई जाती हैं, यहाँ से अयस्क निकाले जाते हैं, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, लाइन मत लिखना, और झारखंड फारखंड इतना लिख लेना खादानों में, ठीक है। यानी ये मध्यम और कम सुविधा वाला क्षेत्र खादान क्षेत्र भी होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र रखा गया है यहाँ पर भूस्खलन में, अन्य क्षेत्र में यहाँ पे बताया गया है, अन्य क्षेत्र में यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग जिला छोड़कर, असम का कार्बी आंगलों को छोड़कर और दक्षिण प्रांत के तटीय क्षेत्र ये भूस्खलन युक्त माने जाते हैं, हल्के से भूस्खलन युक्त माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए भूस्खलन के परिणाम क्या क्या हैं, परिणाम सबसे बड़े ये होते हैं कि भाई इनसे सड़क मार्ग जो होता है वो अवरोध हो जाता है, उसमें रेल पटरियाँ टूट जाती हैं, जल वाहिकाओं में चट्टानें यानी जल वाहिकाएँ जो होती हैं वो उनमें रुकावट आ जाती है, जल वाहिकाओं में रुकावट, ठीक है, जल वाहिकाओं में रुकावट आ जाती है, और नदियाँ जो होती हैं अपना रास्ता बदल लेती हैं, नदियाँ में रास्ताओं में बदलाव, ठीक है, ये लिख लेना केवल भूस्खलनों के परिणाम में, सब हेडिंग डाल के भूस्खलनों के परिणाम में लिख लेना कि सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जलवाहिकाओं में रुकावट और नदी रास्तों में बदलाव। इन सभी पर आप लगभग 4-4, 6-6 लाइनें अपने आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे केवल पॉइंट लिखवा दिए मैंने। अब देखते हैं निवारण कैसे करना चाहिए, यानी भूस्खलन एक आपको ये भी पता है इसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, ठीक है, इसके अलावा बहुत खर्चीला भी है और इतनी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाने वाली आपदा है, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाती है, ऐसा नहीं नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और जो प्राकृतिक आपदाएं देखी उनकी तुलना में इसका नुकसान कम होता है। तो यहाँ पर निवारण में देखते हैं इसको कैसे इसको रोका जाए, ठीक है, सब हेडिंग निवारण। अब देखिए निवारण में देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अधिक संभावित क्षेत्र हैं तो उनमें निर्माण कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अक्सर हमें लगता है कि अधिक भूस्खलन आने वाले संभावित क्षेत्र हैं तो वहाँ पर निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना कि अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य और विकास कार्य पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि भाई बृहद स्तर पर हमें वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, यानी बृहद स्तर पर वनीकरण और बांध का निर्माण, और यहाँ पर और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण, ये आपका इसमें अगला सब पॉइंट। इसके अलावा जो स्थानांतरित कृषि है इनके इलाकों में क्या करना चाहिए, ढाल बनाकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर में खेती करनी चाहिए, जिससे क्या हो भूस्खलन ना हो। स्थानांतरित कृषि वाले जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करें तो भूस्खलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ निवारण के तौर पर बताए गए थे। अब देखिए हमने यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में जो आपदाएं थी वो सब आपदाएं देख ली। अब इसके बाद स्वतंत्र रूप से आपकी हेडिंग है आपदा प्रबंधन, यानी आपदा को प्रबंधित कैसे किया जाए, ठीक है, देश में क्या क्या हमने उपाय अपनाए हैं जिसके जरिए हम आपदाओं को प्रबंधित करते हैं। देखिए हमने लगभग 6 तरह की आपदाएं पढ़ी। 6 तरह की आपदाओं में केवल आपका चक्रवात एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, यानी पूर्वानुमान सटीक पूर्वानुमान बिल्कुल लगा सकते हैं। बाद बाकी आपदाएं जो होती हैं उनका सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा सूखा कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, सटीक पूर्वानुमान नहीं लग पाता है। इतना पता चल जाता है कि भाई बारिश कम होगी ज़्यादा होगी, लेकिन सटीक कितना सूखा रहेगा कितना नहीं रहेगा ये पूर्वानुमान नहीं लग पाएगा। लेकिन चक्रवात का पूर्वानुमान पूरा सटीक लग जाता है, ठीक है, इन सभी आपदाओं में। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, इसमें लिख लेना कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात है इसके आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। अब देखिए आपदा प्रबंधन में हम 3 तरह के सिद्धांत अपनाते हैं। 3 तरह के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिख लेना
आपदा निवारण प्रबंधन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे आप नोट कर लेना। पहली अवस्था तो यहाँ पर इसमें ये है कि आपदा से पहले, आपदा आने वाली है उससे पहले में क्या करना है, ठीक है। पहले ये करना है यहाँ पर आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करनी है आपदा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर संभावित आपदा संभावित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना है, ठीक है, और लोगों को इसके बारे में सूचना देनी है। आपदा से पहले में ये करना है। दूसरी स्थिति यहाँ पर ये है, आपदा के समय हमें प्रबंधन कैसे करना है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को हमें बाहर निकालना है, उन्हें आश्रय स्थल तक पहुँचाना है, राहत कैंप वगैरह, जल भोजन दवाई आपूर्ति करनी है, ठीक है। आपदा के पश्चात हमें किस तरह से करना है, प्रभावित लोगों को हमने बचाव और पुनर्वास करना है। इसके अलावा भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए उनकी क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है कि भाई भविष्य में ऐसी आपदाएं आएंगी तो हम किस तरह से उनसे निपटेंगे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए कि भारत में आपदा प्रबंधन के संबंध में कानूनी प्रावधान क्या है। तो भारत में क्या है, भारत में 2/3 क्षेत्र जो है वो जनसंख्या वो आपदा सुविध रहती है। भारत में 6 तरह की आपदाएं जो है लगभग 2/3 जनसंख्या को और 2/3 क्षेत्र को हमेशा ग्रसित रखती हैं, ठीक है। तो ऐसे में सवाल ही हो जाता है कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। तो इस दिशा में हमने क्या किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेना है इसमें। ऐसे करके आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम इसमें क्या क्या कहा गया है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, लिखना नहीं है। आपदा प्रबंधन में ये माना गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में एक तो प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट, गंभीर घटना, प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, ठीक है, यहाँ पर उससे बड़े स्तर पर जान या माल की हानि होने की संभावना हो, तो वो सब किस में रखी गई हैं, वो आपदा में रखी गई हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम के दायरे में रखी गई हैं, ठीक है। जैसे आपने कोरोना त्रासदी देखा, कोरोना भी आपदा प्रबंधन के तहत ही रखी गई है, इसके तहत ही यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे करके भाई आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। मेरी पूरी कोशिश रही, मेरा पूरा प्रयास रहा कि भाई आपको प्रामाणिक कंटेंट मिले और मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश यही करता हूँ। देखिए मेरा मानना ये है कि मैंने पूरा अभी एनसीईआरटी डीपली एनालिसिस किया पूरा, और उसको देखते हुए मैंने ये यहाँ पर आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आप केवल एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स बना लीजिए, बाद बाकी स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो हम उसे पढ़ा देंगे, आप उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया है वो सफिशियंट है, आपकी यूपीएससी मेंस के लिए सफिशियंट कंटेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी बुक सेकंड है, यानी कि आपकी यहाँ पर बुक 1 क्लास 11 की क्रिएट कवर हो गई। अब यहाँ पर हम बुक सेकंड कवर करेंगे। अब देखिए आशा करता हूँ आप लोग उम्मीद बनाए रखेंगे, जुड़े रहेंगे मुझसे। इसके अलावा देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यहाँ पर इस वीडियो से संबंधित मैंने आई बटन पर इसका MCQ वाला पोर्शन दे दिया है, तो आप उस पर जाकर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।